अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 7 है डेंसिटी एंड टेम्परेचर। इसके कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। डेंसिटी और टेम्परेचर दो डिफरेंट चीज़ें हैं, बट समहाउ किसी न किसी रेफरेंस में ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करती हैं, तो इसी वजह से इनको इकट्ठा पढ़ाया जाता है। ठीक है, बहरहाल आपने दोनों को जो है वो एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे देखना है और डेंसिटी को डीपली अलहदा समझना है और टेम्परेचर को डीपली अलहदा समझना है। फिर इनका कनेक्शन भी हम दरमियान में देखेंगे कि कैसे बनता है। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं डेंसिटी से। सबसे पहले हमारे पास डेंसिटी है। आपने एक वर्ड सुना होगा कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा डेंस है, इतनी कम डेंस है। तो ये डेंसिटी क्या होती है? इट इज़ बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मैटर यानी मैस पर यूनिट वॉल्यूम। कि किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम में, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, विड्थ, और ये विड्थ हो गई और ये हाइट। या चलिए हम ऐसे कह लेते हैं कि एक सर्टन पार्ट है किसी चीज़ का, उसके अंदर अब कितना मैस डिस्ट्रीब्यूट है, कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर डिस्ट्रीब्यूट है, ये कितना इसके अंदर एटम मौजूद है। ठीक है जी। तो ये मैस पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है, इसको हम इसकी डेंसिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये 3 एग्जांपल आपके सामने हैं। ये एक सॉलिड है, एग्जांपल के तौर पे आप आयरन ले लें। ये लिक्विड है, आप एग्जांपल के तौर पे पानी ले लें। और ये कोई भी गैस है, एयर ले लें। तब ये देखें कि तीनों का एक जैसा हमने हिस्सा लिया। ये पानी का एक हिस्सा लिया, ये हमने सॉलिड का हिस्सा लिया, और ये हमने गैस का एक हिस्सा लिया। इसके अंदर ज़्यादा एटम मौजूद हैं, ज़्यादा मैस मौजूद है, इसकी डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसके अंदर इसकी निस्बत कम मैस मौजूद है, इसकी डेंसिटी इससे कम होगी। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा कम एटम मौजूद हैं, सबसे कम मैस मौजूद है, तो इसकी डेंसिटी उससे भी क्या होगी? कम होगी। सो व्हाट इज़ डेंसिटी? इट इज़ डिफाइंड एज मैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। एक सर्टेन वॉल्यूम लें, उसके अंदर कितना मैस है, दोनों को आपस में डिवाइड करें, आपके पास क्या आ जाएगा? डेंसिटी आ जाएगी। डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका यूनिट क्या बनेगा? मैस को हम इन जनरल किस में लेते हैं? केजी में। और वॉल्यूम को किस में लिया जाता है? मीटर क्यूब में। तो जो ऐसा यूनिट रहता है डेंसिटी का, वो क्या बनेगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके अलावा कुछ और यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या ग्राम पर मिलीलीटर। डिपेंड करता है कि आप मैस के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं और वॉल्यूम के लिए कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट्स सपोज मैस को ग्राम में ले रहे हैं और वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं, तो क्या बनेगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। ये रिलेशन आपने याद रखना है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको आप एसआई में कन्वर्ट करें या जो है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या बनता है? इट्स इक्वल टू 1000 किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब। सही हो गया जी। ये रिलेशन असल में ठीक है, सही लिखा हुआ है, ये रिलेशन ठीक है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये रिलेशन ठीक है। अच्छा जी। कुछ मटेरियल हैं जिनकी डेंसिटी गिवन है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। आयरन है, गोल्ड है, आइस है। देखें अब गोल्ड की डेंसिटी आयरन की निस्बत क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आइस है, पॉलीथीन है, वगैरह वगैरह। एयर की डेंसिटी 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। इन जनरल इसे हम 1 लेते हैं। 1 से क्या मुराद है? 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से क्या मुराद है कि अगर आप एयर का क्या लें, 1 मीटर क्यूब लें, तो उसके अंदर कितनी गैस मौजूद, कितनी एयर मौजूद होगी? 1 kg। ठीक है। पानी की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आपने याद रखनी है। पानी का अगर आप 1 मीटर क्यूब लेते हैं, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ, 1 मीटर हाइट, तो उसके अंदर 1000 किलोग्राम पानी होता है। ठीक है जी। मेजरिंग डेंसिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस,
किसी चीज़ की डेंसिटी को कैसे मेजर करते हैं, सिंपल फार्मूला है हमारे पास है, क्या है कि आपको उसका वॉल्यूम पता हो और उसका मैस पता हो तो आप उसकी क्या कर सकते हैं, डेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक तो ये तरीका हो गया। फिर उसके अलावा कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो रेगुलर शेप के होते हैं। रेगुलर शेप होने से क्या मुराद है, एक सफ़ियर हो गया। ठीक है, अब इस सफ़ियर की डेंसिटी आप कैसे फाइंड करेंगे, तो सफ़ियर का वॉल्यूम का फार्मूला फ़िक्स होता है। अब उसके वॉल्यूम का फार्मूला डालेंगे 4/3πr³, तो उसका मैस पुट करेंगे, आपके पास उसकी डेंसिटी आ जाएगी। एक सिंपल क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। कोई रेक्टेंगल है उसकी भी ऐसी वॉल्यूम को निकालते हैं, लेकिन कोई सफ़ियर आता है तो उसका वॉल्यूम कैसे निकलता है, 4/3πr³। तब यहाँ पे उसके वॉल्यूम का जो है वो फार्मूला पुट करेंगे। फिर अगर आपके पास कोई इरेगुलर ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई फ़िक्स शेप नहीं है और उसके लिए कोई फ़िक्स वॉल्यूम का फार्मूला नहीं है, तो फिर आप कैसे उसकी डेंसिटी फाइंड करते हैं। मैथ तो आप उसका स्केल से निकाल लेंगे, वॉल्यूम उसका कैसे निकालेंगे आप, ये एक ब्यूरेट होती है। ठीक है, ये बेसिकली वॉल्यूम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। एक ट्यूब होती है, ये आपको लैब के अंदर नज़र आती है। एक सिलेंडर होता है, वॉल्यूम मेजरिंग सिलेंडर, इसके ऊपर ये हैंसे लिखे होते हैं डिजिट्स, ये इसके अंदर मौजूद लिक्विड का वॉल्यूम बताते हैं। मतलब अगर आपने पानी यहाँ तक डाला तो पानी का वॉल्यूम कितना है, 60 है। ऊपर पानी यहाँ तक आया तो पानी का वॉल्यूम कितना है, 80 है। तो बहरहाल समहाउ इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, आप क्या करेंगे कि आप एक लिक्विड लेंगे और लिक्विड को इस तरीके से डालेंगे इस ट्यूब के अंदर, वॉल्यूम मेजरिंग ट्यूब के अंदर। लेट्स सपोज लिक्विड यहाँ तक है, इसका मतलब है अभी पानी का वॉल्यूम कितना है, 60। फिर आप इसके अंदर वो ऑब्जेक्ट डाल देंगे जिसका आपने वॉल्यूम मेजर करना था। मैंने एक पत्थर इसके अंदर डाल दिया तो पानी का वॉल्यूम बढ़ के 80 हो गया। इसका मतलब है कि पत्थर का वॉल्यूम कितना था, 20। तो यहाँ से इनडायरेक्टली हमें उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। फिर इस फार्मूले में वॉल्यूम की वैल्यू पुट करेंगे, मैस की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी डेंसिटी आ जाएगी। स्टेट ऑफ मैटर, कोई मैटर कितनी तरह की स्टेट्स के अंदर, हालतों के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो बेसिक जो मैटर की स्टेट्स हैं वो 3 ही हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हाँ, फिर इनकी जो है वो और मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं, जैसे प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या होता है, बेसिकली एक ऐसी गैस होती है जो कि आयोनाइज्ड होती है। आपने उसे इतनी एनर्जी दी कि उसके अंदर जो आयन्स हैं वो बन गए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ने एटम को छोड़ दिया और एटम आयन बन गए, तो अब वो गैस क्या कहलाएगी, प्लाज्मा कहलाएगी। ठीक है, इसी तरीके से सुपर मटेरियल्स होते हैं, सुपर कंडक्टर्स होते हैं, मतलब बहुत सारी स्टेट ऑफ मैटर्स जो हैं वो फिर इन्हीं 3 स्टेट्स की जो मॉडिफाइड फॉर्म है। बेसिक 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक हो गया जी। सॉलिड क्या होते हैं, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इनकी शेप क्या होती है, फिक्स होती है। वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। एक लोहा है, उसके एटम सारे फिक्स हैं, आप प्रेशर अप्लाई करें, कुछ भी करें, तो वो एटम आगे पीछे मूव नहीं करते। ठीक है, हाँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो टूट जाएंगे, डिसलोकेट हो जाएंगे, लेकिन नॉर्मली एटम आगे पीछे मूव नहीं करते, दे कैन नॉट फ्रीली मूव। ठीक हो गया जी। इनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है सॉलिड्स की। फिर आते हैं लिक्विड्स में। लिक्विड में क्या होता है, वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करें तो एटम या मॉलिक्यूल्स आराम से डिसलोकेट हो जाते हैं। ठीक है जी। इनकी डेंसिटी क्या होती है, सॉलिड से कम होती है, और इनकी शेप क्या होती है, लिक्विड्स की फिक्स नहीं होती। जिस चीज़ में डालेंगे उसकी शेप ही अटेन करेंगे। खैर ये बच्चों वाली बातें हैं, 4 5 से आप ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। गैसेस के एटम जो है वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, हर लम्हे एक सेकंड में इधर है तो मूव करके अगले सेकंड में इधर आ जाएगा। इनके दरमियान कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं होती हैं, बहुत वीक होती हैं, ना होने के बराबर। और इनकी वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है, कोई फ़िक्स वॉल्यूम नहीं होती, ना शेप इनकी फ़िक्स होती है। और अगली चीज़ ये है कि इनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा कम होती है। तो ये कंपैरिजन है, इसको आपने पढ़ लेना है। ये सारी चीज़ें जो भी आपको मैंने बताई हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। प्लाज्मा एज द 4th स्टेट, अभी मैंने आपको बताया प्लाज्मा क्या होती है, इट इज़ आयोनाइज्ड गैस।
आयोनाइज्ड गैस। ठीक हो गया जी। मिसाल के तौर पे आपने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर गैस को भर दिया और इसको हीट दी, ठीक है। या आपने क्या किया, एक साइड पे बैटरी का पॉजिटिव लगाया, एक साइड पे बैटरी का नेगेटिव लगाया। जैसे आपने पुराने वक्तों में वो ट्यूब देखी होंगी, रोशनी के लिए इस्तेमाल करते थे। अब जैसी इस एटम्स को एनर्जी मिलेगी, एटम्स रैंडमली मूव करेंगे, बहुत तेज़ी से मूव करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। टकराने से क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटर शेल में वो नॉकआउट हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन चूँकि नेगेटिव होता है ना, तो एक नेगेटिव कम हो गया तो पीछे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस गैस को आप देखें तो ये सारी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और ये ग्लो करेगी, रोशन होगी, जैसे ये नज़र आ रहा है, जैसे ये तो ये क्या कहलाएगा, प्लाज्मा कहलाएगा। अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन मोशन ऑफ पार्टिकल्स एंड टेम्परेचर। अब आए टेम्परेचर की तरफ। एक मटेरियल है, उसके अंदर एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। अब आप किसी तरीके से इन एटम्स की जो मूवमेंट है इनको बढ़ा देते हैं। अब ये तेज़ी तेज़ी से मूव करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। टकराने से क्या होता है कि जैसे आप अपने हाथों को रब करें ना, हाथ क्या हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं। तो ये मटेरियल क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम कहते हैं कि किसी भी मटेरियल के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को स्पीड अप करने से, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से, वेलोसिटी बढ़ाने का क्या मतलब होता है, मोशन को बढ़ाना या काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना। काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने से टेम्परेचर की वैल्यू में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हीट अप हो जाएगा। या कन्वर्सली आप इसको उल्टा कह दें, किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे ऑटोमेटिकली उसके अंदर एटम्स की जो मोशन है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। गॉट इट। आगे चलें जी। ये आपको ग्राफ इसी तरीके से शो कर रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जो एटम्स है ना, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, एटम्स की जो मोशन है वो बढ़ रही है। आप कहें टेम्परेचर को हम करें तो एटम की मोशन भी स्लो हो जाएगी और 0 डिग्री पे मोशन ख़त्म हो जाती है, ऐसे नहीं है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये एब्सलूट टेम्परेचर नहीं है। एब्सलूट टेम्परेचर होता है वो हमारे पास -273 केल्विन होता है, -273 केल्विन, ठीक है जी। और ये वो टेम्परेचर होता है कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, जो कि 0 केल्विन के इक्वल होता है। ये वो टेम्परेचर है कि जहाँ पे एटम्स की जो मोशन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि एटम्स का टेम्परेचर कम करने से काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो कितने टेम्परेचर पे जाके काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, ये एमसीक्यूज़ आ सकता है। तो आपने कहना है 0 केल्विन और -273 डिग्री सेंटीग्रेड। गॉट इट। इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। इंटरनल एनर्जी क्या होती है जी, टोटल एनर्जी ऑफ द गैस, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इनसाइड द मटेरियल। एक मटेरियल है, उसके अंदर गैस है, उसके अंदर ये एटम है, इनकी जो टोटल एनर्जी होगी। अब टोटल एनर्जी दो तरह की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो गया। अब अगर आपके पास कोई सॉलिड है ना तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, उसके एटम्स की पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक है। क्योंकि सॉलिड्स में एटम वाइब्रेट करते हैं ना तो उनके पास एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन अगर गैस है तो गैस के एटम्स के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी तीन तरह की होती है, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल। तो यहाँ पे हम सॉलोली जो है वो सिर्फ गैस को डिस्कस करते हैं कि गैस की इंटरनल एनर्जी से क्या मुराद है, उसके एटम्स की काइनेटिक एनर्जी। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, गैस के एटम्स की बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। सो दैट्स हाउ इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर आर रिलेटेड टू ईच अदर। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। सो वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एज अ टूल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस।
मुख्तलिफ मटीरियल हैं कि जिनके अंदर जो फ़िज़िकल चेंज आता है टेम्परेचर के चेंज होने से, उसको उसको ऑब्ज़र्व करते हुए, उसको देखते हुए आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं। जैसे आपने थर्मोमीटर देखा होगा, उसके अंदर मरकरी है, जो आपने ना छोटे बच्चों को बुखार चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मरकरी की ये कह लें कि प्रॉपर्टी होती है कि जब उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए ना, वो एक्सपैंड होता है। तो अब जैसे ही आप इसे हाई टेम्परेचर वाली जगह पे रखेंगे, एक बंदे को बुखार है, उसके साथ टच करेंगे तो मरकरी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या होगा, एक्सपैंड होगा। So this is the expansion of liquid. That's how you can find the temperature, corresponding temperature change. Variation of volume and pressure. गैस को हीट करेंगे, इसका वॉल्यूम और प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा। अगर कोई गैस है तो उस केस में उसके वॉल्यूम और प्रेशर को देखा जाता है। सो द वेरिएशन इन वॉल्यूम एंड प्रेशर यूज इन गैस थर्मोमीटर। तो गैस थर्मोमीटर में क्या चीज़ देखी जाती है, प्रेशर और वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो आप कहेंगे कि इतना टेम्परेचर बढ़ा तो इतना वॉल्यूम बढ़ा। गॉट इट। इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर बेसिक सी चीज़ें हैं। कुछ ऐसे क्रिस्टल्स हैं कि जिनका टेम्परेचर चेंज होने से उनका कलर चेंज होता है, तो आप उस कलर के अंदर वेरिएशन को देख के बताते हैं कि इतना टेम्परेचर बढ़ा है या इतना टेम्परेचर क्या हुआ है, कम हुआ है। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर RTD एक डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अब RTD क्या होती है, उसके अंदर बेसिकली एक मटेरियल लगा होता है जिसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू वो सामने शो करता है, तो हमें पता चलता है कि बेसिकली अब टेम्परेचर इतना पड़ा है। ठीक है जी। तो ये आपके पास सारी इसका एक क्रक्स है, इसको एक दफ़ा देखिएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स एंड देयर थर्मोस्टैटिक या थर्मोमेटिक प्रॉपर्टीज़। अच्छा, ये वो थर्मोमीटर है जिसकी अभी मैं आपको बता रहा था, मरकरी इसे थर्मोमीटर कहते हैं। 0 डिग्री से 100 डिग्री तक ये आपको वेरिएशन बताता है टेम्परेचर की। 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट होता है, आइस पॉइंट होता है, यहाँ पे बर्फ़ बनती है। और 100 डिग्री जो है वो पानी का कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे ये भाप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये दो रेंजेस हैं जिसके दरमियान पानी का टेम्परेचर वेरी करता है। ठीक है, अगर इसे फ़ारेनहाइट में देखेंगे, 32 डिग्री पे पानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी बर्फ़ बनता है और 212 फ़ारेनहाइट पे बॉयल हो जाता है। इसी तरीके से आप केल्विन पे देखेंगे तो 273 केल्विन पे पानी जो है वो बर्फ़ बनता है और 373 पे क्या होता है जी, वो स्टीम बन जाता है। सो ये इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, इसको देख लीजिएगा। सेंसिटिविटी, रेंज एंड लीनियरिटी ऑफ थर्मोमीटर्स। अच्छा, इसमें भी बेसिकली सिंपल सी चीज़ है कि कौन से थर्मोमीटर की रेंज कितनी है। ठीक है, अच्छा, हर थर्मोमीटर के ऊपर ना उसकी रेंज लिखी होती है कि कुछ थर्मोमीटर, जैसे अभी ये नॉर्मली जो मरकरी वाला इस्तेमाल हम करते हैं, ये 0 से 100 के दरमियान जो है वो वैल्यू बता सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। उससे ऊपर ये कम की वैल्यू नहीं बता सकता, तो ये उसकी रेंज है। सेंसिटिव से क्या मुराद है कि मिसाल के तौर पे आपने थर्मोमीटर पे देखा कि टेम्परेचर की वैल्यू है 73 डिग्री, और फिर इससे वैल्यू बढ़ती है तो अगली वैल्यू जो आप नोट करते हैं वो 74 करते हैं, मतलब दरमियान वाली वैल्यू आपको पता ही नहीं है क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इसकी सेंसिटिविटी कितनी है, 1 डिग्री। ये आपको 1 डिग्री के डिफरेंस से वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा थर्मोमीटर है जो एक वैल्यू आपको 73 दे रहा है, अगली वैल्यू 73.1 दे रहे हैं। अब देखें, टेम्परेचर बढ़ के 73.1 पे आया तो आपने इसको मेजर किया, आपको ये नज़र आया, तो इसका मतलब है इसकी सेंसिटिविटी कितनी है, 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से आप उसकी सेंसिटिविटी को मेजर करते हैं कि कितना कम टेम्परेचर, ये कितनी कम टेम्परेचर वेरिएशन ये बता सकते हैं। अच्छा, ये बेसिक हैं, इनको देख लीजिएगा। इसमें ऐसा कोई ज़्यादा जो है वो कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, एक दफ़ा रीड करने वाली है। थर्मोकपल, ये सारी वही चीज़ें ऊपर जो मैंने
एक्सप्लेन किया आपको। थर्मोकपल थर्मोमीटर क्या होते हैं? थर्मो से मतलब होती है हीट, कपल से मतलब होती है जोड़ा या दो चीज़ें, ठीक है। सो दो डिफरेंट चीज़ें उनको कपल कहते हैं, सेम चीज़ों को पेयर कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम दो डिफरेंट मटेरियल की तारें लेते हैं, आपस में जोड़ देते हैं और उनकी दूसरी साइड पे ना वोल्ट मीटर लगा देते हैं। अब जैसे ही इसको हम हीट करते हैं, इस जो जंक्शन है, तो टेम्परेचर बढ़ता है और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है ये इलेक्ट्रॉन की मोशन इंक्रीज़ होती है, तो यहाँ पे ये वोल्ट मीटर जो है वो आपको वोल्टेज की वैल्यू देता है। तो इस तरीके से देखें कि थर्मोकपल का इस्तेमाल करते हुए आप वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। या आप ये बता सकते हैं इस वोल्टेज को देखते हुए कि यहाँ पे कितना टेम्परेचर है। तो ये थर्मोकपल्स हैं, ठीक है। इनका इस्तेमाल किया जाता है फ़िज़िक्स के अंदर किस चीज़ के लिए? बिजली बनाने के लिए, वोल्टेज जनरेट करने के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजली बन रही है ना, वोल्ट मीटर ये काम कर रहा है ना, वोल्टेज जनरेट कर रहा है। अब वोल्ट मीटर की जगह आपको और पंखा लगाएंगे, पंखा चलना शुरू हो जाएगा, उसे वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगी। सो दीज आर थर्मोकपल्स। अगेन इनको पढ़ लीजिएगा, कौन सी चीज़ के चेंज होने से क्या क्या फ़र्क आता है। सो ये सिंपल सा चैप्टर था, एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से एक दो शॉर्ट